राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं आ पाई। तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाई। आज जैसा कि आपको पता है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 जुलाई को है। पहले 16 को था, डेट शिफ्ट हो गई। मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पाया। तो अभी हम जो हैं, मैं आपको इस वीडियो में एक थोड़े से प्रश्न कराऊंगा, तो उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ये 1 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 1 का पेपर है। इस बार दोस्तों आपको पता है, आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होने वाला है। पेन और पेपर से आपको OMR शीट भरनी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब तक जो भी उम्मीदवार थे, इनको थोड़ा आपका ऑनलाइन का अभ्यास था, अब ऑफलाइन पेपर होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले जो है वो आपकी तालिका दी गई है, तो आपकी तालिका से पता है आपको कि आपके 5 प्रश्न होंगे। तो चलिए देखिए, जो भी तालिका हो, आपका KLMN और जोन और वर्ष दी हुई हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19। और यहाँ आपके जोन दिए हैं KLMN। इसमें भी दो भाग बटे हुए हैं, AP। चलिए, तो पहला प्रश्न है, जो से पूछा जाए उसी को तालिका में देखेंगे। सभी 6 वर्षों में मिलाकर जोन के से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या में कितना अंतर है? 2060, 2070, 2080, 2090। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। डी है 2090। आइए देखते हैं इन्होंने कैसे किया। जोन के को जब देखेंगे सभी 6 वर्षों में, उनका टोटल करेंगे। तो जब टोटल कर देंगे और सभी संख्या में उत्तीर्ण, जोन के में उत्तीर्ण हुए कुल संख्या कितनी है उनको प्लस कर देंगे, तो दोनों को माइनस कर देंगे। 4730 में से 2640 माइनस कर देंगे, तो 2090 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में सभी चारों जोनों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? 528, 529, 530, 531। आइए देखते हैं। तो वर्ष 2015 में चारों जोनों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की अभीष्ट औसत संख्या उन्होंने प्लस करके और 4 का भाग दे दिया, तो आपका जो उत्तर आया वो आ गया 529। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस जोन में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता न्यूनतम है? KLMN। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है L। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने जोन L को देखा। के लिए हमने अभीष्ट परसेंटेज निकाला 58.35%, और L के लिए निकाला, M के लिए निकाला, N के लिए निकाला, तो L आपका सही है। चलिए, वर्ष 2017 में जोन के से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का वर्ष 2018 के सापेक्ष अनुपात क्या है? 7:5, 3:5, 5:7 और 5:3। तो वर्ष 2017 में जोन के से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को वर्ष 2018 के सापेक्ष अभीष्ट अनुपात 360:504 है, तो 5:7 आपका सही उत्तर हो गया। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपका तालिका का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 5 प्रश्न ही एक तालिका से आते हैं और एक ही तालिका आती है पेपर 1 में। कुछ 6 वर्षों में जोन M से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी अवधि के दौरान जोन M में परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का करीब कितना प्रतिशत है? 56%, 58%, 60%, 64%। तो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों सी, 60%। ठीक है, तो सी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और वो है आपका प्रश्न 6। यहाँ से हम थोड़ा वीडियो क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। उन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। जैसे कि आपका ए सहकारी अधिगम, बी टीम शिक्षण, सी प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स, और डी युग्मित पेयर प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान, और ई है आपका पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपका नीचे विकल्प है केवल ABC, केवल ABC, केवल BC और D, केवल AC और D, केवल CD और E। तो दोस्तों C जो है वो आपका सही उत्तर है। सी हो जाएगा, केवल AC और D, ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से
अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलत होती है एक रेखीय, नीचे से ऊपर की ओर, अंत क्रियात्मक और क्रियाविंतकारी। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है क्रियाविंतकारी। डी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हैं। निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में विस्तृत करना, समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण, सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल बी, डी और ई, केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल सी, डी और ई। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। ए आपका होगा केवल बी, डी और ई। ए आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? संज्ञानात्मक, निर्माणात्मक, मानक संदर्भित और निष्कर्ष संदर्भित। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है निर्माणात्मक। बी आपका एकदम सही उत्तर है। प्रवर्तमान चालू शिक्षण इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन अधिगम सत्रों के दौरान निर्माणात्मक फॉर्मेटिव आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। दायित्व है कि निर्माणात्मक फॉर्मेटिव आकलन के आशय कक्षा वातावरण के दौरान विद्यार्थी को उसकी कमियां तथा शक्तियों से अवगत कराने से है, जिससे वे समय रहते सुधार कर सकें। इस तरह विकल्प बी आपका सही उत्तर है। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। ये बहुत प्रश्न आते हैं और आपके अभिकथन तर्क वाले प्रश्न और बहुत ज़्यादा आते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। तो इन प्रश्नों का अभ्यास बहुत ज़्यादा करें। आपके गद्यांश के 5 प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न कंप्यूटर से आते हैं, इनका बहुत ज़्यादा अभ्यास करें। कथन 1 है, विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों का इष्टतम बनाने की क्षमता है। कथन 2 है, निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो गया दोस्तों विश्वविद्यालय में शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता होती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने उच्च शिक्षा के सार्वभौमिकरण में योगदान दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिचयन प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है। अनुपातिक प्रतिचयन प्रक्रिया, स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया, व्योमात्मक प्रतिचयन प्रक्रिया, यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल ABC, केवल BCD, केवल CDE, केवल BD और E। तो D जो है वो आपका सही उत्तर है। D हो जाएगा केवल BD और E। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से 2 कथन है आपका। पहला कथन है, गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन 2 है, एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। गुणात्मक शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल होता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक शोध का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शामिल करने वाले कारणों को गहराई से समझना है। अतः कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग संभव है और वांछनीय भी है। इस तरह कथन 1 सही है, कथन 2। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र परिमार्जक
और आश्रित चरों के मध्य निरंतर द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। कार्योत्तर पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, व्यष्टि अध्ययन पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। तो आपका सही उत्तर है प्रयोगात्मक पद्धति। चलिए अगला प्रश्न है, मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? यह प्राकल्पना निगमनात्मक है, यह प्राकृतिक परिवेश पर केंद्रित है, यह जनसंख्या अभिलक्षण से सामान्यीकरण को बल प्रदान करते हैं, यह लोगों की बड़ी संख्या में प्राप्त संज्ञात्मक आंकड़ों पर बल देता है। साहित्य समीक्षा रखना गौड़ भूमिका निभाता है किंतु समस्या को न्यायसंगत बनाता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए, सी और डी, केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल सी, डी और ई। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है केवल ए, सी और डी। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है? चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना, अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है, कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना, प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य, समुचित बोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रह। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। ए, सी, बी, डी, ई, बी, सी, ए, ई, डी, सी, डी, ई, बी, ए और बी, ए, सी, ई, डी। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी, सी, ए, ई, डी। तो दोस्तों यहाँ आपके 15 प्रश्न समाप्त हुए। अगले वीडियो में आपको और प्रश्न कराएंगे। चैनल से जुड़े रहिए। मैंने देखा है मैं कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाया तो आप लोग चैनल को बहुत ज़्यादा फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। देखिए तबीयत ख़राब हो गई, इस कारण से वीडियो नहीं आ पाई और मैं खुद का पेपर है, इस बार मेरी खुद बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।